देखो, उदाहरण 1 का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है। उसके बाद प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में है। कह रहा कि 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। समझो, एक कुटीर उद्योग है, मतलब कि ना छोटा सा उद्योग है जिसमें अपने फैमिली लोग ही मिल करके कुछ खिलौना बनाते हैं। कह रहा कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में है। कह रहा एक दिन में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर, मतलब 55 में से एक दिन का खिलौना जो भी बनाया होगा उसको घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है। देखो, यहाँ पे लागत, सबसे पहले लागत समझो। लागत क्या होता है? जैसे आपने सब्जी बेचा देखा होगा, मंडी में सब्जी लेकर बेचता, ठीक? तो सुना होगा कि हम कम से कम हमको लगातिया तो दे दो, जो लागत लगा वो दे दो। मतलब मान लो एक बड़ा प्याज लेकर के बेच रहा और तुम जाके खरीदने के लिए पहुंच गया, बोला कि हमको ये वाला दे दीजिए इतना रुपए में, मान लो 900 रुपये में, ठीक? एक बड़ा प्याज। अब वो लेडीज़ कह रही है, फिर जो भी बेच रहा है वो कह रहा है कम से कम मेरा लागत तो दे दो, जो मेरा लगतिया है वो तो दे दो। मतलब मतलब उसके पास एक बोरा में मान लो 10 किलो, मान लो 10 किलो क्या होगा, कुछ प्याज होगा या कुछ सामान होगा, और कैसे खरीदा होगा? मान लो इससे ज़्यादा भी खरीदा होगा, तभी नहीं बोल रहा कि हमको लगती है कम से कम दे दो। मान लो 100 रुपये के हिसाब से खरीदा होगा, ठीक? तो उसका लागत कितना है? 1000। अब खरीदना कितना में चाह रहा है? 900 रुपये में। तो लागत क्या हो गया? मूल्य यानी रुपए में और गुना केजी पर केजी, ठीक? यानी कि रुपए और गुना केजी, मतलब पर केजी। 1 किलो का दाम 10 रुपया होगा ना, है ना? 1 किलो का दाम 100 रुपया, तभी जा कर के 1000 हुआ। तो लागत बराबर इन दोनों का गुणनफल होगा। किसका? तो रुपए का और एक दिन में निर्माण किए गए कुल खिलौनों की संख्या का, ठीक है? हाँ, तो मानेंगे हम लोग। माना हमें नहीं पता कि कितना एक दिन में खिलौना निर्माण किया है। माना एक दिनों निर्मित खिलौनों की संख्या, निर्मित खिलौनों की संख्या। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ऐसा ही क्वेश्चन एक और मिलेगा। एक मान लेते हैं, माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या 1 है। तो इसलिए उस दिन प्रत्येक खिलौने की लागत, उस दिन प्रत्येक खिलौनों की निर्माण लागत रुपए में कितना है? तो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर।
हाँ, 55 माइनस एक्स चूँकि उस दिन कुल निर्माण लागत बराबर, मतलब कुल निर्माण लागत, कुल लागत या कितना होगा, तो एक्स और रुपये वाला, एक्स गुना 55 माइनस एक्स बराबर कितना है, 750 के बराबर है। कुल निर्माण लागत बराबर 750 रुपये थी। अब फिर इसको सॉल्व करो। तो x इंटू 55 माइनस एक्स बराबर 750। अब यहाँ से x का मान निकालना है, और जो भी x का मान निकलेगा वो एक दिनों में निर्मित खिलौनों की संख्या निकल जाएगा। तो एक दिन में कितना संख्या खिलौना बना रहा। चलो, तो कितना हो जाएगा फिर, 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। और ऐसा करते हैं, एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रहने देते हैं, ये सब सारा को उधर भेज देते हैं। तो एक्स स्क्वायर और माइनस 55 एक्स और प्लस 750 बराबर 0। या फिर इधर ही रहने दो, फिर माइनस फिर कॉमन लेना होगा फिर पॉजिटिव करने के लिए। चलो, गुणनखंड विधि द्वारा बनाया जाए, इसका आंसर लाया जाए। तो क्या करेंगे, AC 750 को तोड़ना होगा, या फिर डायरेक्ट आना फार्मूला से बनाते हैं। फार्मूला बोला वो ईजी है, इसमें कुछ तोड़ना वोड़ना नहीं, दिमाग उसमें लगाना नहीं पड़ता है इसमें ज़्यादा। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4AC बटा में 2a। तो x बराबर इसका 2 वैल्यू निकलेगा, तो माइनस बी माइनस और b कितना है, -55, तो -55 और प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी -55 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। सिर्फ 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और पहले लिख लेते हैं, 55 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर -4AC -4 ए का वैल्यू 1, C तुम रहा है 750 पॉजिटिव में 750 और बट्टा में 2, ए की वैल्यू 1। हाँ, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 55 प्लस माइनस, यहाँ पे 55 का स्क्वायर, हाँ 25 और 2 सेम चीज़ यहाँ पर भी देखना, 5 7 5 12 के 2 हाथ में 1, ठीक, 7 7 2 9 और 1 10 0 3, पक्का 30 25 होगा ना। तो 30 25 माइनस 4AC 4 गुना 1 गुना 750, तो 750 और गुना में 4, 0 5 चौका 20 7 चौका 28 2 30, कितना हो गया 3000 और बट्टा ने 2। हाँ, तो 55 प्लस माइनस बताओ, 3025 में से 3000 घटेगा मात्र 25, और इसका वैल्यू 5 लिखते डायरेक्ट, और बटा में 2। तो एक्स कमाने के बाद लेंगे पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। हाँ, तो एक्स बराबर 55 प्लस 5 बराबर, अच्छा बटा 2, और एक एक्स बराबर 55 माइनस 5 और बटा ने, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 60 बटा 2 30,
और एक हो गया x बराबर 25 ना, x बराबर 50 हो गया बटा में 2, x बराबर 25। ठीक, तो हो गया हमारा। तो x किसको माने थे? एक दिनों में निर्मित खिलौनों की संख्या, दो वैल्यू आ गया, एक 30 और एक 25। ठीक है, तो 2 वैल्यू हो सकता है। तो अतः बुक में तो इतना ही तक आंसर दिया है। अतः एक दिनों में निर्मित खिलौनों की संख्या 30,25 आंसर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग करने पर 27 हो और गुना करने पर 182 हो। ठीक, देखो इसको ना 2 तरीक़ा से बना सकते हैं, 2 विधि से बना सकते हैं इसी क्वेश्चन को। जैसा कि हमने उदाहरण 1 में बनाया था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। देखो कह रहा कि वह संख्या ज्ञात करें जिसको जोड़ने पर यानी योग करने पर, प्लस करने पर 27 होना चाहिए और गुना करने पर 182 होना चाहिए। हमें नहीं मालूम कि वह संख्या कौन सा है जिसको जोड़ने पर 27 होना चाहिए और गुना करने पर 182 होना चाहिए। तो मान लेते हैं। हाँ, तो विधि 1 में फर्स्ट तरीका से बना सकते हैं। तो माना पहली संख्या x मान लेते हैं तथा दूसरी संख्या कुछ भी मान लो, y मान लिया हमने। इसलिए प्रश्न के अनुसार x प्लस y इनका योग करने पर 27, फिर इनको गुना करने पर 182। चलो तो देखो हमारा 2 इसमें वेरिएबल है। ठीक, समीकरण 1 में और समीकरण 2 में। तो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम बना सकते हैं, x और y के वैल्यू ला सकते हैं। आ जाओ, तो इसको मानते हैं 1। याद करो प्रतिस्थापन विधि, समीकरण दूसरा से तो x या y का मान निकालो यहाँ से। तो अपन निकालेंगे x का मान। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 182 बटा y। और ये वाला वैल्यू किस में रखते हैं फिर, 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में, जो 2 से काम किए तो फिर 1 में रखना पड़ेगा, 1 से काम करेंगे तो 2 में रखना पड़ेगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा फिर, तो x की जगह पे ये वैल्यू लिखेंगे 182 बटा y प्लस y बराबर 27। चलो फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना एलसीएम लेकर के बना देते हैं, 182 प्लस y स्क्वायर और बटा ने y बराबर 27। कोई तिरछी गुना कर लो फिर, तो 27y हो जाएगा यहाँ पे। इसको फिर इधर लेके आ जा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा इधर। और लिख लो फिर द्विघात समीकरण के फॉर्म में, y स्क्वायर माइनस 27y प्लस 182 बराबर 0। यहाँ से सॉल्व करके y का मान निकालना है। आओ गुणनखंड विधि या फिर फार्मूला से डायरेक्ट किसी से बना लो। अपन को बढ़िया लगता है फार्मूला से ही बनाना। तो y बराबर फार्मूला -b प्लस माइनस रूट अंडर
बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। तो कितना हो जाएगा माइनस, और b के वैल्यू माइनस 27, तो माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट पॉजिटिव 27 प्लस माइनस और बी स्क्वायर यानी माइनस 27 का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा -4, ए का वैल्यू 1 और सी हमारा 182 और बटा में 2a। ए का वैल्यू 1, देखो ना यहाँ पे ये ए हमारा 1, बी हमारा -27, सी हमारा 182। चलो मिटा रहे। आ जाओ फिर y बराबर 27 प्लस माइनस 27 का स्क्वायर कितना होगा फिर 749, 729 चेक कर लेते हैं। 749, 9 हाथ में 4, 7 दूना 14 और 4 18, 27 दूना 54, 9 8 4 12, 2 और 5 1 6 1 7, ठीक है 729। फिर माइनस आ जाओ 182 गुना 1 गुना 4, तो 182 गुना 4 से गुना कर दो, 4 दूना 8, 8 चौके 32, 4 कम 4 3 7, 728 बोलो 728 बटा में 2, 27 प्लस माइनस इसका वैल्यू और 729 में से 728 घटाओ, एक बचेगा तो √1 के वैल्यू 1 प्लस 2, एक बार प्लस में एक बार माइनस में ले लो। तो y बराबर 27 प्लस 1 बटा ने 2, y बराबर 27 माइनस 1 बटा ने 2, y बराबर कितना हो गया 27 और 1 28, 28 में 2 से भागा करेंगे 14, इधर आ जाओ y बराबर 27 में से गया 26 बटा 2 13, ठीक है y का मान निकल गया। किसी भी एक वैल्यू को उठा और किस में पुट कर दो फिर 1 में या 2 में किसी में रख दो। y का मान समीकरण y बराबर 13 का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर कितना था 27 ना जी, तो x प्लस वाई बराबर 27 था समीकरण 1, तो x प्लस 13 बराबर 27, x बराबर कितना 27 माइनस 13, बताओ कितना, कोई दिक्कत नहीं, तो लास्ट में लिख देंगे अतः पहली संख्या x को माने थे तो कितना हो जाएगा 14, तथा दूसरी संख्या कितना आ गया हमारा 13। हाँ यहाँ पे किसी को उठा लो, y का मान 14 उठा गए तो फिर x का मान 13 आएगा। ये मेथड अगर लंबा लग रहा है तो फिर विधि दूसरा समझोगे इसी को बनाने का, इसी क्वेश्चन को दूसरा मेथड से बनाते हैं। देखो तो कह रहा है ना कि दो संख्या को जोड़ने पर योग करने पर 27 और उसी संख्या को गुना करने पर 182, ठीक। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या हम कितना लेते हैं, नहीं पता हमें, वही तो निकालना है, मतलब जो निकालना है उसी को मानकर बनाएंगे। तो माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या 27 माइनस x, कोई दिक्कत नहीं? दूसरी संख्या माने हैं 27 माइनस x,
तो 27 माइनस एक्स ही क्यों लिए हमने? हम 27 प्लस एक्स भी ले सकते थे, माइनस की जगह पे प्लस भी ले सकते थे। देखो दो संख्या है, ठीक, इसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 27। तो हमने एक संख्या लिया x और दूसरी संख्या हमने लिया 27 माइनस एक्स, और इसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 27। देखो x लिया और एक 27 माइनस एक्स लिया। अब इन दोनों को जोड़कर देखते हैं 27 आता या नहीं आता। जैसे क्वेश्चन में कहेगा वैसे ही बनाना है। देखो तो जोड़ते हैं x प्लस 27 माइनस एक्स। कोई दिक्कत? x प्लस में माइनस में x में से x गया 0, क्या बच गया? 27 बच गया ना। मतलब कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स लिए, इसको जोड़ने पर 27 होना। तो इस मेथड से भी बना सकते हैं, x और y ना मान करके x और 27 माइनस एक्स भी मान सकते हैं। फिर इसी संख्या का गुणनफल करने पर कितना? तो x गुना 27 माइनस एक्स बराबर 182। ठीक है, सॉल्व कर दो इसको फिर। तो 27x और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। इसको पॉजिटिव रखो, इधर भेज देते हैं। तो एक्स स्क्वायर और ये माइनस में, अच्छा प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में ना, और ये प्लस तो है ही, बराबर 0। देखो समीकरण आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। और एक्स और वाई में भी माने थे, एक्स और वाई जब माने थे ना, तो उसमें भी यही समीकरण आया होगा। आया था, देखो। तो यहाँ से फिर x का मान निकाल सकते हैं। जब x का मान निकल जाएगा तो यहाँ पुट कर देंगे, और जो भी फिर 27 माइनस एक्स कर देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या। तो इसमें x और y का मान दो बार नहीं निकालना पड़ेगा, एक ही बार निकालना पड़ेगा। तो अगर पीछे वाला लंबा लग रहा है मेथड 1, फिर इसको समझो, एक संख्या x और एक संख्या 27 माइनस एक्स लेंगे, और जोड़ने पर 27 होना चाहिए, 27 है जोड़ेंगे तो, और गुना करने पर 182 पे सॉल्व कर दिया, द्विघात समीकरण हो गया। इसको फिर सॉल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे। चलो तो यहाँ से फिर खुद से करना, खुद से क्या करना पीछे बताया है हमने, वहाँ से छाप लेना और समझते हैं फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 4 समझो। कह रहा कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 होना चाहिए। दो क्रमागत संख्या लेना है, ठीक है, वो भी धनात्मक संख्या, ठीक, जिनका वर्ग करने पर 365 होना चाहिए। अब समझो, क्रमागत मतलब लगातार, तो लगातार वह संख्या लेना, मान लो जैसे धनात्मक संख्या भी लेना, धनात्मक पूर्णांक संख्या, इंटीजर पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक संख्या, सिर्फ पॉजिटिव वाला 1 2 लगातार 2 हो गया, मान लो 100 101, ये भी लगातार 2 संख्या हो गया। पॉजिटिव वाला लेना है 50 51, ठीक। कह रहा कि इसका वर्ग करने पर, वर्गों का योग करने पर 365 होना चाहिए। तो वह संख्या कौन सा होगा? और जो भी संख्या निकलेगा वो लगातार 2 संख्या निकलेगा। एक मान लो निकल गया 90, दूसरा संख्या निकलेगा 91, या फिर 89 और 90 निकलेगा, कोई भी संख्या निकल सकता है। तो हमें नहीं पता कि वह संख्या कौन सी है, और वर्ग करने पर 365 होगा। तो क्या मानेंगे हम? देखो मान लेते हैं एक संख्या 1 और 1 लगातार है ना, ठीक। तो हमने 1 को x माना है, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1, और इसको 1, इसको हमने x माना, इसको कितना लिखेंगे फिर? x प्लस 1, ऐसा मत कर देना x प्लस x। जैसे मान लो 50 और ये 50 51, ये भी क्या है? धनात्मक लगातार 2 संख्या है ना। तो इसको माने हैं अपन x, और इसको लिख सकते हैं 50 प्लस 1, ठीक है। तो यानी कि x प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं, या फिर y प्लस 1, कुछ भी ले लो वेरिएबल में,
तो लिखेंगे माना लगातार माना दो क्रमागत धनात्मक संख्या x और x प्लस 1, कुछ भी वैल्यू बैठा होना यहाँ पे 100, 200, 50, 60 जो भी बैठा हुआ है वो लगातार में आएगा। मान लो 49, तो एक क्या होगा फिर 49 प्लस 1 50, लगातार दो संख्या है। हाँ, तो प्रश्न के अनुसार कह रहा कि इन दोनों को वर्ग करने पर और जोड़ने पर कितना होना चाहिए 365। तो वर्ग कर देते हैं x का स्क्वायर, फिर जोड़ने पर योग करने पर दो संख्या है x और x प्लस 1, इसको वर्गों का योग करने पर कितना 365। वर्ग मतलब ऊपर 2, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365। और यहाँ से तो सॉल्व हो जाएगा। देखो हमने देखा कि ये है x प्लस 1 यानी a प्लस बी, या फिर इसको दो भाग में तोड़ो फिर गुना करो, इसको कुछ भी कर दो, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 365। एक का स्क्वायर एक ही होता। हाँ, कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान दो, तो 2x स्क्वायर प्लस कितना 2x प्लस 1 बराबर 365। कोई दिक्कत? हाँ, सबको इधर ले आए, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, और ये माइनस में हो जाएगा ना, इधर आएगा तो देखो माइनस 365 और प्लस 1 कितना, हाँ माइनस 364 बराबर 0। देखो द्विघात समीकरण हो गया। चाहो तो इसमें से ना 2 कॉमन ले लो तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, और छोटा कर दो, फिर ऐसे बनाओगे फिर तो लंबा जाएगा, चलो छोटा कर लो 2 कॉमन ले करके। तो एक्स स्क्वायर 2 हमने निकाल लिया सब में से, इसमें से भी, इसमें से भी और इसमें से भी। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बचेगा, फिर माइनस इसमें 1 8 2 ना, 1 8 2 पक्का सही है? हाँ 1 8 2 ठीक बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 के द्विघात समीकरण है। चाहो तो गुणनखंड विधि द्वारा एक्स का मान निकाल लो, मतलब मूल ज्ञात कर लो, या फिर फार्मूला की मदद से। इसके आगे बन जाएगा, पक्का छोड़ दें? चलो ना हम बता देते हैं कि एक्स का मान कितना होगा, सो बुक में से देख करके। ना देखे बुक, और ना एक्स का मान 13 निकलेगा। देखो ना फटाफट बनाते हैं। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 4 ए सी, तो ए हमारा 1 और सी हमारा 182, और बटा में हाँ 2a माइनस 1 प्लस माइनस 4, तो फिर स्प्लिटिंग से भी बना सकते हूँ, जैसे मन करे वैसे बनाओ ना। 1 ये माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 और चौका 32, और 4 कम 4 4 3 7 बटा में 2, माइनस 1 प्लस माइनस 729 बटा में 2, किसका वैल्यू 27 का, तो माइनस 1 प्लस माइनस 27 और बटा में 2 आ जाओ। तो x बराबर ये निकला। x बराबर 2 वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, एक बार माइनस वाला प्लस वाला 27 बटा ने 2, और एक x बराबर -1 और -27 और बटा ने 2, 26 बटा ने 2, x बराबर -28 और बटा में 2, x बराबर -14 और एक x बराबर 13। कौन सा संख्या लेंगे, ये और ये? हाँ, इन्होंने कहा कि शुरू में कहा है धनात्मक पूर्णांक संख्या, यह धनात्मक है, कुछ नहीं तो पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है।
तो ये लेंगे, फिर तलाश में ले लेंगे। अतः देखो इसका यही आया, अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या माने थे, x, x+1, x यहाँ पे 13 और देखो 13 + 1 कितना 14 हो गया आंसर। देखो इन दो अगर चेक करना है तो 13 × 14 करो तो 365 हो जाएगा। 13 × 14 गुना करेगा 365 हो जाना चाहिए। वर्गों का करना ना इसका, देखो हाँ इसका 13 का स्क्वायर और प्लस 14 का स्क्वायर, ये चीज़ था ना। अब करके देखना, 13 कितना 169 और इसका 196। सॉल्व करो, 9 6 15 5 और 9 6 15 16 6 हाथ में 1 1 2 3 हो गया, यानी हमने आंसर सही लाया। अब हम लोग क्वेश्चन 5वां समझते हैं, ठीक है। हाँ, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5वां। देखो क्वेश्चन कर रहा है ना, हाँ, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं कितना कितना होगा वो बताइए, ठीक है। हाँ, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं क्या हो। देखो समझो, सबसे पहले समझते हैं कर्ण, आधार, ठीक, और ऊंचाई यानी कि लंब। आपने ये चीज़ पढ़ा होगा, समकोण त्रिभुज इसको कहते हैं। देखो इसका एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, मतलब ये भी सीधा और ये भी पूरा सीधा, ठीक। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। तो राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोला जाता है, तो एक कोण पूरा 90 डिग्री का होना चाहिए, मतलब कि ये लाइन पूरा सीधा और ये लाइन पूरा खड़ा, ठीक। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पूरा, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, मतलब खड़ा बनता है, ठीक। तो यहाँ पे कहते हैं ऊंचाई, ऊंचाई या फिर लंब। ये वाला कहा जाता है कर्ण, हाइपोटेन्यूस, और ये कहा जाता है बेस, आधार, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है ना, अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई करते हैं, और अगर ये भुजा दे रखा है और ये भुजा दे रखा है तो पाइथागोरस प्रमेय से, हाँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, इसका स्क्वायर करने पर इन दोनों का स्क्वायर के योग के बराबर होता है, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये अगर दे रखा है और ये दे रखा है, ये भी भुजा निकल जाएगा। ये पाइथागोरस प्रमेय से होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। तो कहा है बुक में क्वेश्चन नंबर 5वां में कि ना ये जो लंब है यानी ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक। कहने का मतलब अगर ये मान लो ये है 10, तो हमारा ऊंचाई जो है कितना होगा, इससे 7 सेंटीमीटर कम है, किससे, तो आधार से। अगर ये 10 है तो ये 3 होगा, देखो ना 10 में 3 घटाओ, सॉरी 10 में 7 घटाना ना, हाँ 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक। और ये जो कर्ण है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ लंबाई कितना, तो 13 सेंटीमीटर। तो कह रहा कि ये दो जो भुजा है कितना कितना है वो बता दो। अगर मान लेते हैं ये रहा 20, आधार रहेगा 20 सेंटीमीटर, तो फिर ये जो ऊंचाई है लंब है वो कितना होगा। तो क्वेश्चन के अनुसार अगर ये 20 है तो ये 7 सेंटीमीटर कम है, किससे,
तो आधार से यानी कि बेस से, तो इसमें 7 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा फिर 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो हमें मालूम नहीं है, नहीं दे रखा है, वही तो पूछ रहा है ना, जो पूछा जाएगा उसी को मान करके बनाया जाता है। मतलब नहीं दे रखा है कि ये कितना सेंटीमीटर है, एक्चुअल वैल्यू नहीं दे रखा है, तो क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे XYZ कुछ भी मान लेंगे। ठीक, देखो अगर इसको हम 10 की जगह, चलो तो इसको मानेंगे x और इसको x-7, मतलब कि हमने माना ये x, तो 3 कैसे आया, तो हमने 10 में से 7 घटाया था ना, तब तक 3 आया, तो x में से 7 घटेगा, जो भी वो क्या होगा, ऊंचाई होगा। ठीक है, हाँ यानी कि लंब होगा। तो इसको माने हैं x, तो ये हो जाएगा x-7। हाँ, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, माना समकोण त्रिभुज के आधार x तथा, तो लंब कितना हो जाएगा, यानी कि ऊंचाई x-7। उसके बाद और क्या, अच्छा दिया है हमारा कर्ण दिया हुआ ना, कर्ण यानी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 13 सेंटीमीटर। अच्छा इसमें स्क्वायर नहीं होगा, 13 सेंटीमीटर दिया है, कर्ण 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से तब पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है फार्मूला, जब समकोण त्रिभुज दिया रहे, ठीक, और ये भुजा मतलब कोई 2 भुजा दे रखा हो, तो इस फार्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और कर्ण कितना, तो 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर लंब, यानी कि लंब हमने ये माना है x-7, तो x-7 का होल स्क्वायर प्लस आधार x माना है ना, तो x का स्क्वायर। चलो इसको अपन सॉल्व कर देंगे फिर, तो 169, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, और इधर सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में आएगा। लेंथ हमेशा लंबाई सेंटीमीटर में रहता है, क्षेत्रफल हमारा क्यूब में, ये सेंटीमीटर, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में, ठीक, सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर, ये सब में, फुट स्क्वायर, और क्यूब यानी कि हमारा वॉल्यूम ऊपर रहता है 3 मीटर क्यूब। और इसको सॉल्व करते हैं फिर, तो x-7 और ये हो गया, ऐसा करते हैं कि a स्क्वायर मतलब a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर ले लेते हैं, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। चलो कितना हो गया, अच्छा x स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो 169 और 2x स्क्वायर माइनस ये हो गया 7 दूना 14x प्लस 49, और सॉल्व कर दो यहाँ से, तो ऐसा करते हैं ना, इसको
ई पट्टी भेज देते हैं, 0 कर देते हैं। मतलब कि सामान्य फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस फॉर्म में लिखना है। तो 2x² माइनस 14x प्लस 49, इसको ले आए हैं इधर ई पट्टी, तो प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में बराबर 0। तो 2x² माइनस 14x माइनस 9 में से 9 गया 0, 16 में से 4 गया 12, 120। देखो ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में, यहाँ से x का वैल्यू जो भी निकलेगा वो क्या कहलाएगा, आधार। जब आधार निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा। हाँ, आधार में क्या करेंगे, 7 घटा देंगे तो ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है, आ जाओ। देखो यहाँ से क्या करते हैं अपन ना, 2 कॉमन ले लेते हैं, छोटा कर देते हैं, बनाने में इजी पड़ेगा, x का वैल्यू निकालने में आसान पड़ेगा। तो 2 ले लिया हमने कॉमन, तो x² माइनस यहाँ पे 7x और माइनस 60 बराबर 0। ये भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सोल्यूशन जब करेंगे तो लंबा होगा थोड़ा। अब देखो इसको तोड़ना होता है ना x का वैल्यू निकालने के लिए, गुणनखंड के माध्यम से, और नहीं तो फिर फार्मूला की मदद से हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। आ जाओ, ऐसा करते हैं, फार्मूला यूज करते हैं। तो x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac और बटा में 2a, और x बराबर माइनस बी, देखो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस रूट अंडर b यानी माइनस 7 का स्क्वायर कितना 49 माइनस 4, a हमारा 1 और c हमारा माइनस 60, तो माइनस माइनस प्लस सिर्फ 60, कोई दिक्कत। अब बटा में 2a, एक वैल्यू 1, आ जाओ कितना हो गया फिर 7 प्लस माइनस 49 और प्लस 6 चौके 24 और बटाने 2 और सब कर दो, 7 प्लस माइनस 200 2 9 4 4 8 289 और बटा में 2। 289 किसका वैल्यू होता है, चलो इसको मिटाते हैं फिर। सत्रह 289, 17 का वैल्यू होता है ना, सब 49 4 7 4 11 और 17 7 1 8 2 89, यानी कि x बराबर 7 प्लस माइनस रूट अंडर, अच्छा इसका वैल्यू 17 बटा में 2। एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे तो हमारा 2 वैल्यू निकल जाएगा। तो x बराबर प्लस ले लेते हैं, 7 प्लस 17 और बटा में 2, x बराबर 7 माइनस 17 और बटा में 2, बोलो तो x बराबर 7 7 नहीं 2, 7 4 हाथ में 1 और 1 1 2 बटा में 2, x बराबर 10 माइनस में हो गई और बटा में 2, x बराबर 12 और x बराबर माइनस 5। अब बताओ कौन सा यहाँ पे वैल्यू लेंगे, लेंथ हमेशा पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पर धनात्मक संख्या लेंगे, यहाँ पर धनात्मक संख्या लेंगे। x बराबर 12, हमारा x किसको माने थे, आधार का लेंथ, यही तो था आधार हमारा ये वाला, और इसी को माने थे आधार और इसको माने थे ऊंचाई। तो ये वाला कितना लेंथ हो गया, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 12, ये वाला 13। अब देखो
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऊंचाई है इससे 7 कम है, तो ये 12 है, तो ये कितना होगा फिर 12 में से क्या कर देंगे, तो अतः समकोण त्रिभुज की आधार 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 में से 7 घटा दो तो 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना 5 सेंटीमीटर और आधार 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हूबहू उदाहरण क्वेश्चन नंबर दूसरा का उदाहरण जो था ना, वही उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन में यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपए में है। उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। ठीक है, दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या है। सेम टू सेम, लागत बराबर क्या होता, रुपए और गुना करते हैं किससे, जितना यूनिट है उतना, बर्तनों की संख्या जितना रहेगा उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही तो लागत होगा। ठीक है, और तो अपन लिखेंगे माना बर्तनों की संख्या x, इसलिए एक नग की लागत क्या हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में दे रखा कि दोगुना से 3 अधिक है। ठीक है, दोगुना से 3 अधिक, बर्तनों की संख्या जो है दोगुना से 3 अधिक है, तो लिख दिया हमने। प्रश्न के अनुसार कुल निर्माण लागत क्या हो जाएगा, लागत बराबर जितना यूनिट है और रुपए में, तो x, ठीक, और 2x + 3 किसके बराबर है, 90 रुपये के बराबर है। ठीक है ना, तो इसी को सॉल्व कर देंगे अपन, तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। देखो और यहाँ पे द्विघात समीकरण बन गया हमारा। अब यहाँ से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, और जो भी x का मान निकलेगा क्या कहलाएगा, बर्तनों की संख्या। ठीक, तो 2x² प्लस देखो 3x को तोड़ा गया है 15 - 12 में, इसको सॉल्व करोगे फिर वही आएगा -90। तो यहाँ से अपन इसमें से ले लिया कॉमन x। ठीक है, 2x + 15, और यहाँ से ले लिया अपन -6, 2x + 15 बराबर 0। तो x - 6 और 2x + 15 कॉमन हो गया बराबर 0। तो एक वैल्यू आया x बराबर 6 और एक आएगा x बराबर -15/2। कौन सा यहाँ पे वैल्यू लेंगे फिर, हमेशा पॉजिटिव वाला धनात्मक संख्या। तो x यानी वैल्यू 6 आया। कहने का मतलब ये है कि बर्तनों की जो संख्या है वो कितना 6 होगा, इसलिए एक नग की लागत कितना हो जाएगा, तो 2 × 6 + 3, 6 × 12 3 15। ठीक है, हम ले लेंगे लास्ट में। अतः बर्तनों की संख्या 6 होगी तथा एक नग की लागत 2x + 3 = 15। कोई दिक्कत नहीं।